नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से मैं कपिल पाटिल एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, हमारी इजराइल पैलेस्टाइन की जो सीरीज चल रही है उसके ऊपर ये आज का नेक्स्ट लेसन है। और इसमें आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो इजराइल के बनने का जो सॉलिड रीजन है वो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा सॉलिड कर दिया था। पाकिस्तान के बनने से जो इजराइल का बनने का मुद्दा है वो बहुत ज्यादा सॉलिड हो गया था। और दूसरी चीज हो गई थी कि जो अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो एक समस्या क्रिएट कर दी थी, उन्होंने जातिवाद को भारत से निकाला है। जो जजमानी व्यवस्था को तो भारत से निकाला ही था, पर परंतु उन्होंने क्या कर दिया कि जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर जो है वो जातिवाद को डाल दिया। यानी राजनीतिक मुद्दे के अंदर जातिवाद को थोप देने से क्या हो गया कि वो पुनः वही विचारधारा उसके अंदर डेवलप होती चले गई इंडिया के अंदर। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर में समझा था। आज हम लोग देखने वाले हैं कि 1947 से लेकर 1991 का जो एरा है और उसके बाद 1991 से लेकर 2021 तक के एरा है, इसमें किस तरीके से जो इकोनॉमिकल, आपको ये सब सारी चीजें समझना पड़ेगा। क्योंकि इजराइल पैलेस्टाइन मुद्दे को समझना है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भारत के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आस्किंग होंगे ना सर, जो एग्जामिनेशन में, वो यही क्वेश्चंस आस्किंग होंगे कि इस तरीके का जो मुद्दा चल रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये डिस्प्यूट चल रहा है एक तरीके से इजराइल पैलेस्टाइन के बीच, तो इससे भारत की पॉलिसीज के ऊपर क्या जो आईआर की पॉलिसीज है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की पॉलिसीज है, उसमें किस तरीके से चेंजेस आएंगे और किस तरीके से भारत इस कंटेस्ट को देखता है। भारत की क्या जो कार्य दिशा है वो किस तरीके की रहेगी, दूरदर्शिता क्या है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है भारत का इस चीज को लेकर के। क्योंकि बहुत जगह जो है जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी देख रहे होंगे जो अफगानिस्तान से सेना निकाली है यूएस ने, तो उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पॉलिसीज चेंज होंगी। क्योंकि अब अगर अफगानिस्तान से अगर सेना निकाली, इसके ऊपर भी मैंने आपका एक स्पेशल सेशन लिया है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान से यूएस अपनी सेना को विड्रॉल कर रहा है और सितंबर 15 तक वो अपनी सारी सेना को विड्रॉल कर लेगा। तो वहां पे आतंकवाद उभरने वाला है, या जिस प्रकार से तालिबान वहां उभरेगा, तो वो किस तरीके से क्या गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा या नहीं करेगा, और कोऑर्डिनेट अगर नहीं करेगा तो किस पक्ष में ज्यादा झुकेगा और किस पक्ष की ओर जाएगा, कि आतंकवाद फिर से पनपेगा कि क्या होगा। ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म विजन में हम लोग को देख करके उसके बाद हमें कोई इंटरनेशनल पॉलिसीज बनानी होती है। आईआर की जो पॉलिसीज है वो इसी के ऊपर बेस होती है। तो जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर से या जो फॉरेन डिपार्टमेंट से, तो वो सारी चीजें उनके अकॉर्डिंग मैंने जो की, तो यही एक ब्यूरोक्रेट की अप्रोच होती है कि किस तरीके से हम वहां की चीजों को सॉर्ट आउट करें, उनका भी डेवलपमेंट करें और एज वेल एज इंडिया का भी डेवलपमेंट हो। तो ये सारी चीजों को हम लोग को इंटरनेशनल रिलेशनशिप में देखना होता है। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में समझते हैं कि दोस्तों क्या होता जा रहा था। इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या हो रहा था कि 1991 से लेकर 1947 तक का जो 1947 सॉरी दोस्तों 1947 से लेकर 1991 तक का जो एरा था, इसमें किस किस तरीके के रिफॉर्म्स हो रहे थे। और 1991 के बाद से 2021 तक का जो एरा है, ये इस जो समय ड्यूरेशन है इसके अंदर जो ये कई सालों का जो एक निरंतरता से चलने वाला जो ये समय काल है, तो ये किस तरीके से किस किस चीजों में परिवर्तन हुआ, तो देखेंगे दोस्तों कि किस किस तरीके से भारत के अंदर परिवर्तन है और भारत के अंदर किन किन चीजों में परिवर्तन है। जैसे कि हम अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में परिवर्तन आएगा, इंडस्ट्री में परिवर्तन आएगा, हेल्थ में परिवर्तन आएगा, हेल्थ के साथ आपका सर्विस सेक्टर में परिवर्तन आएगा, सर्विस सेक्टर के साथ एजुकेशन में परिवर्तन आएगा। तो ये सारी तमाम चीजें बदलेंगी दोस्तों, और बदलने के साथ साथ काफी सारी चीजों का बदलने के साथ हमें बहुत कुछ और देखने को मिलेगा। क्योंकि भारत के कंटेस्ट में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमसे जो भी पूछा जाएगा वो भारत के कंटेस्ट में पूछा जाएगा। इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जो रिलीज करती है इंडियन ईयर बुक जो 2021 आई है, उसके अंदर जो इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन होगा कि किस तरीके से भारत आगे अपने उसकी जो दूरदर्शिता है, लॉन्ग टर्म विजन क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, 2030 का जो अचीव जो टारगेट है वो किस तरीके से है, जो हमारा एसडीजी गोल से वो कैसे पूरे होंगे, जो फॉर्मर इनकम से वो कैसे डबल होगी, ये सारी चीजें इस जो बुक है आपका जो भारत जो एक होता है, एक बुक है भारत विजन यानी इंडिया विजन 2021 की एक बुक आती है। तो आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको सारा गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको उसके अंदर बताई गई है और बहुत अच्छे से बताया गया कि किस किस तरीके का आप क्या क्या लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें समझने लायक रहेगी हमारी इस कंटेस्ट में। अब आप अगर आज हम लोग अगर इससे बात करते हैं हम आज इसमें, तो अब क्या हो रहा था कि
ये सारी चीजों के साथ साथ होने के साथ साथ एक और चीज हो रही थी पीछे बैकग्राउंड में। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यही है इसमें सीखने योग्य हमारी ये बात नहीं कि किसी भी कंट्री का अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है सर वो यही है कि राजनीतिक सिद्धांत को समझना पड़ेगा इसको, कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो किस तरीके से जातिवाद के ऊपर डिपेंड है। जातिवाद के ऊपर अगर चीजें डिपेंड होगी तो फिर सर वो डिस्ट्रीब्यूटेड होने लगेगी, और डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो उससे काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, क्योंकि किसी भी देश का विकास तभी संभव हो सकता है सर जब वहाँ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया जाए। और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए सर सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है लोगों का साथ में आकर के एक दूसरे के साथ खड़े होकर के एक दूसरे के प्रति सोचना, सोच को विकसित करना। सर भारत अनेकता में एकता का देश माना जाता है, और इसीलिए भारत के कंटेक्स्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम बहुत सारे पर्सपेक्ट से देखी जा सकती है। क्योंकि इंडिया के अंदर 28 लैंग्वेजेस है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो उसमें अगर बात करें तो सर 28 लैंग्वेजेस अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से बोली जा रही है। तो सर कितनी 28 राज्यों में 28 तरीके की भाषाएं बोली जा रही है, तो सर कितनी विविधता है, और ये विविधता में एकता का देश ही भारत है। तो भारत कितना यानी सारी समग्र चीजों को एक पात्र में लेकर के भारत खड़ा हुआ है, तो ये कितना अच्छा और कितनी ब्यूटीफुल चीज है सर एक भारत के कंटेक्स्ट में। अब क्या होता है इसके ब्रिटेन में विकास होता है, क्योंकि क्या होता है उन्होंने सभी को वोटिंग राइट्स नहीं दिए। अब ब्रिटेन की अगर बात करते हैं सर, तो ब्रिटेन के अंदर क्या है कि ब्रिटेन के अंदर विकास होना इसलिए संभव है क्योंकि उन्होंने क्या किया कि सभी को वोटिंग राइट्स नहीं दिए, उन्होंने सभी को एक साथ वोटिंग राइट्स नहीं दिए। और इसका कारण था सर क्योंकि वो इसको है ना धीरे धीरे देना चाहते थे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर आप एकदम से सारी चीजें दे दोगे तो क्या हो जाएगा सर कि वो बौखला जाएगा। अब वो क्या करेगा कि वो समझेगा कि मेरे हाथ में सारी चीजें हैं, मेरे हाथ में सारा सब कुछ प्रेजेंट है, तो क्या करेगा उस चीज का काफी ज्यादा मिसयूज भी करेगा और काफी ज्यादा गलत वे में यूज कर लेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको भूख से ज्यादा भोजन मिल जाए ना तब भी आप उसको वेस्ट कर देते। और सर ऐसा ही हुआ था इंडिया के कंटेस्ट में। अब इंडिया में क्या हो गया था कि एकदम से सारे वोटिंग राइट्स मिल गए थे लोगों को, तो जनता ने अच्छे अच्छे लोगों को चुना। फिर उसके बाद में क्या हो गया सर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो वैसे वैसे क्या लोग काफी चीजों में इन्वॉल्व होते गए, और इन्वॉल्व होने की वजह से क्या हो गया कि कोई किसी चीज को सपोर्ट करने लगा फुली, बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी साइंटिफिक टेम्परामेंट के वो पर्टिकुलर सोच को समर्थित करने लगे। तो सर ब्रिटेन के अंदर ऐसा क्या हुआ, ब्रिटेन के अंदर जो आया वो जेंटलमैन राइट्स का फॉर्मूला आया। जेंटलमैन लॉ बनाया गया ब्रिटेन के अंदर, और इसके अकॉर्डिंग और ये जो बना था वो 1689 में बना था। और जब पार्लियामेंट में 1688 की जो पार्लियामेंट थी, 1688 में जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर क्या होता है, 1688 की जो पार्लियामेंट होती है, जो संसद होती है, उसके अंदर जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का जो नाम होगा ना सर, ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इसी को ही कहा जाता है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हो गया। और तब क्या होता है पार्लियामेंट में, क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो पावरफुल हो गई थी, मेन क्या होता है कि सर ये जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होने के कारण, ग्लोरियस क्रांति होने के कारण क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होती है इसके हाथ में क्या होता है कि पावर आ जाता है। अब सर जिसके हाथ में पावर रहेगी वो सर पावर को क्या करेगा कि सर वो अच्छा भी यूज कर सकता है और मिस यूज भी कर सकता है। तो जब ब्रिटेन को लगा कि पावरफुल हो गई तो उसको लगा कि जब अब इसमें क्या होता है कि अब क्या होगा कि पार्लियामेंट अगर पावरफुल हो गई तो क्या होगा सर कि जो चीज पावरफुल होगी, जैसे आज हमारे कंट्री में ऐसे पोजीशन से आईएएस आईपीएस की जैसे मैक्सिमम लोग बनना चाहते हैं सर। अब सर वो क्योंकि वहाँ पावर है, और पावर है तो सर हर कोई पावर के पीछे भागता है, तो नो डाउट मैक्सिमम लोग क्या करेंगे इसमें घुसने की कोशिश करेंगे, तो इसके अंदर एंटर होने की कोशिश करेंगे। कहाँ? पार्लियामेंट के अंदर। अब पार्लियामेंट के अंदर अगर मैक्सिमम लोग घुसने की कोशिश करेंगे तो 1689 में क्या होता है कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है
उसमें एक लॉ बनाया जाता है। अब ब्रिटेन की मैक्सिमम लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करता है कि ब्रिटेन जो है वो ब्रिटेन अपनी पार्लियामेंट में, ब्रिटेन क्या करता है अपनी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ बनाता है, जेंटलमैन लॉ। एक लॉ बनाता है जेंटलमैन लॉ, जिसको जेंटलमैन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और उसे कंट्री को फॉलो करने का लिए, और उसे हर कंट्री को फॉलो करना चाहिए सर। ये जो जेंटलमैन लॉ है इसको हर कंट्री को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सर जेंटलमैन लॉ जो आया उसने क्या बताया कि उसने बताया कि कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट्स है, कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट्स है, और ये वोटिंग राइट्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा कि जो आगे लोगों को वोटिंग राइट्स किस तरीके से देने, यानी धीरे 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 करके सब। क्योंकि एकदम से अगर आप पूरा सब कुछ दे देंगे ना सर, तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, फिर आपके हाथ में पावर नहीं बचेगी और आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। जिस तरीके से सर आज भारत में चीजें हैं कि हम पूरा का पूरा अगर एक चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो पूरी तरीके से चीजें खत्म हो जाती है। फिर आप 5 साल के लिए फिर आप कुछ नहीं कर सकते सर। 5 साल के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, बस आप कह सकते, चिल्ला सकते, आंदोलन कर सकते, बाकी आपके हाथ में फिर कुछ नहीं होता है, क्योंकि तय वो लोग करते हैं फिर वहां। और जब तय कोई और करने लगता है तो सर फिर आपका विकास तो तभी संभव हो सकता है ना सर, जब आप ही उस कुर्सी पे बैठे हो। क्योंकि जनता का प्रतिनिधि है सर, जनता नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। और सर वहां ये था, इसीलिए सर ब्रिटेन ने क्या हुआ कि डेवलप होता चला गया, यानी उसकी इकोनॉमी जो है वो सर वो डेवलप्ड होती चली गई। अब सर इसके बाद क्या होता है, जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी है वो सर मेजोरिटी पीपल क्या होते हैं, वो डेमोक्रेसी आज हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, इसमें क्या होता है सर कि मेजोरिटी पीपल जो होते हैं, और ये दो ही सिद्धांत के ऊपर काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटी, और सेकंड चीज है आपकी लॉ ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। लॉ ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। और सर मेजोरिटी पीपल्स का ये डेमोक्रेसी है, इसी चीज के ऊपर मेजोरिटी डिपेंड्स करती है कि लॉ ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसा है उस कंट्री का, और जो पॉलिटी है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटीज है, यानी पॉलिटी यानी जो राजनीतिक के से जो राजनीति के सिद्धांत है वो किस तरीके के, जो राजनीति के सिद्धांत है अगर वो मान के चलिए अच्छे होते हैं और उस तरीके के अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि जो लोग जैसे होंगे वो उसी तरीके की पॉलिसीज बनाएंगे और उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सर जो भी आप प्रतिनिधि चुनते हैं वो ऐसा चुना कीजिए जिनको उस चीज में सच में नॉलेज हो। जब आप अगर मान के चलिए आपकी पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उनके जगह कोई ब्यूरोक्रेट्स आकर के उस कुर्सी को संभालेंगे तो उनकी क्या नीतियां होगी सर, आप सोच सकते हैं। तो सर हमारे पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे लोगों को आप ऐसे भी चुन करके ला सकते हैं आगे वाले टाइम पे, क्योंकि सर जरूरी है, कंट्री जब क्या होगा एजुकेटेड पीपल्स वहां आपके डिसीजंस लेंगे तो वो एक एज अ साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप कर करके लेंगे, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ चलेंगे, ना कि किसी भी तरीके के अनएथिकल चीजों के ऊपर वो काम करेंगे, किसी भी तरीके का उठ पटांग कुछ चीजें नहीं बोलेंगे। सर आज मैक्सिमम चीजें क्या हो रही है सर कि एक रिलीजियस बेस पे देखी जा रही है, सर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीजें गलत है। कई लोगों को सर अनसिक्योरिटी सी हो गई है रिलीजियस बेस पे, तो सर वो ऐसा नहीं है। हमारा देश सर अनेकता में एकता का देश है, इसी भारत के अंदर सर हर कम्युनिटी ने अपना वास किया और हर कम्युनिटी रहती है सर। आज हम सभी एक दोस्त, एक भाई बहन की तरह है, हमारा कंट्री पूरा एक परिवार है सर। तो हमें इसको क्या करना है, बांधे रखना है, संजो करके रखना है। अगर एक भी मोती इस माला से गिर गया ना सर, पूरी माला बिखर जाएगी। तो सर हर मोती उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए
जितना कि वो माला इंपॉर्टेंट है सर। माला तभी माला रह पाएगी जब वो मोती उसके अंदर होंगे। उस मोती की कीमत बहुत ज्यादा है सर, और हमें उसे कभी टूटने नहीं देना है सर। वो एकता, अखंडता को बनाकर रखे रखना है। अब सर क्या होता है कि इसराइल पैलेस्टाइन का जो डिस्प्यूट है वो सर कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड है। अब जो इसराइल पैलेस्टाइन जो इसराइल पैलेस्टाइन डिस्प्यूट है, ये कुछ मुद्दों के ऊपर डिपेंड है सर। जैसा कि 1948 का वॉर, उसके बाद जो 1956, सर ये इसको याद रखिएगा। 1956 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि सर इसमें जो नासिर है, जो अरबी अरबी शासक हुआ, नासिर, ये सर बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ। और सर इसकी जो कहानी है ना सर, ये बड़ी ही रोचक और बहुत ही ज्यादा सीखने योग्य है कि किस तरीके से ये जो शासक था सर, इसने कहा था कि मैं जो इसराइल है, इसराइल को नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। और सर इसने इस अपनी जो रणनीति है ना सर, उसके अकॉर्डिंग बहुत कुछ किया है सर। बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक रहा सर, बहुत, यानी अरब अरब के इतिहास में सर ऐसा शासक बहुत कम आया, क्योंकि सर इस बंदे ने सर फ्यूज को निकाल फेंका था वहां से। सर ये बड़ा ही, यानी बहुत लॉन्ग टर्म विजन वाला बंदा था। पर सर कुछ गलतियों के कारण क्या होता है कि कभी कभी आपकी पॉलिसीज फेल कर जाती है। और सर ये इसका एक ही जो सर सपना था, जो ड्रीम था, वो यही था कि मैं अरब वर्ल्ड के अंदर लीडर बन के उभरूं, एक नेता बन करके उभरूं। अरब वर्ल्ड के अंदर एक लीडर बनना चाहता, तो सर ये इजिप्ट का था, जो इजिप्ट का था सर ये। और लीडर बनना चाहता था सर, अरब का लीडर बनना चाहता था। अब इसके बाद क्या होता है कि 1967, ये भी महत्वपूर्ण काल है सर। इसमें याद रखिएगा, इसमें क्या जो होता है अपना 6 डे वॉर। इसके बाद 1973 यम के पूरों के युद्ध। ये सारी चीजें आप क्या एक उसमें लिख लीजिए, जिससे क्या हो जाएगा कि आपको लॉन्ग टर्म में ये चीजें याद रहेगी। अगर आपको कोई पूछेगा कि इजराइल पैलेस्टाइन में अगर अरब के अंदर कोई, अगर ऐसा कोई नेता हुआ है जिसने सच में जो यूएस का जो बेस था, यानी यूएस का जो बेस था सेंट्रल एशिया में, जो अपना इसराइल को किसी तरीके से हार्मफुल पहुंचा है, तो आप सर नासिर का नाम दे सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक रहा सर, और बहुत कुछ सीखने योग्य इससे चीजें हैं, और बहुत कुछ अच्छी चीजें सीखने योग्य है सर। इसने जॉर्डन का किंग हुसैन को भी सर क्या करा था, को मजबूत कर दिया था कि अपने ब्रिटिश आर्मी को स्टेबलाइज को हटाने के लिए। सर इसने क्या किया था कि नासिर ने जो जॉर्डन को है ना, जॉर्डन के हुसैन को, जॉर्डन का जो किंग था, जॉर्डन के जो किंग थे हुसैन साहब को भी इसने बोल दिया कि आपके जो देश के अंदर जो मिलिट्री है, जो ब्रिटिश मिलिट्री एस्टेब्लिश है ना सर, उसको हटाओ। किसी भी प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत नहीं चाहिए मुझे। कहां पर? अरब कंट्रीज के अंदर। तो सर ये क्या है कि जो ब्रिटिश को उखाड़ फेंकना चाहता था, और सर अरब अरब नेशंस के अंदर क्या सर क्या करना चाहता था, ये लीडर बन के उभरना चाहता था। एक अपना नेता जो होता है सर, एक लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर बहुत जबरदस्त थी। और सर इसने किया भी, और इसने एकदम सर, यानी जो हिस्ट्री को है ना सर, अरब की हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया था। ये वो शासक हुआ। इसके बाद क्या होता है सर कि जो अल्जीरियन है, अरब को मदद पहुंचाया दिया। और फ्रांस के अल्जीरियन ने क्या हुआ कि अरब को मदद करता है। कौन? अल्जीरियन। अल्जीरियन जो लोग थे वो क्या करते हैं कि मदद करता है अरब को, अरबीस को मदद पहुंचा देते हैं। और क्या करते हैं कि फ्रांस के खिलाफ और एक झटके में अरब वर्ल्ड का लीडर बन बैठा। अब क्या करता है सर ये कि जो अल्जीरिया को है, जो अल्जीरियन लोग थे वो क्या करते हैं कि अरब को क्या करते हैं कि सपोर्ट करते हैं, अरब को सपोर्ट कर देते हैं। और अरब को सपोर्ट करने पर क्या होता है कि फ्रांस के खिलाफ हमला कर देता है। अब फ्रांस के खिलाफ हमला करेगा तो सर उसके फ्रांस के खिलाफ जाएगा, तो फिर सर क्या होगा
कि अगर आप फ्रांस के खिलाफ चले गए तो और क्या हो जाएगा, वह फ्रांस के खिलाफ जाने पर क्या होता है कि उसको एक झटका सा लग जाता है, किसको, फ्रांस को। और जब सर जो अरब वर्ल्ड है उसको एक झटका सा लगता है तो सर वो तुरंत जाकर के क्या सकते हैं, लीडर बन जाता है। लीडर की जो गद्दी होती है सर उसके ऊपर बैठ जाता है और नेता बन जाता है। और सर यहूदियों को लड़कर अपना मुकाम, सर जो पर यहूदी है ना, इनकी एक बहुत बड़ी अच्छी खासियत है। जो ज्यूज है, ज्यूज की बहुत अच्छी खासियत है सर कि ये लड़कर अपना मुकाम बनाते हैं। ये जो लोग हैं ना सर, लड़ना जानते हैं। और सर जो लड़ना जानता है ना सर, उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। उसको बिना किसी की गाली दिए कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ये लड़ना जानते हैं और बिना किसी को गाली दिए हुए, ये वो बंदे हैं सर जियोस, ये वो बंदे हैं जो कि लड़ना जानते हैं और बिना किसी को गाली दिए। पर सर, परंतु सर आज के अगर कंडीशंस में आप देखें सर, आज मैक्सिमम लोग क्या करते हैं सर, अगर किसी से लड़ाई हो गई तो क्या करेंगे सर, गालियां देने लगते हैं, तमाम प्रकार की गाली गलौज करने लगेंगे सर। वो ज्यूस जो नेशन है, जो यहूदीज है ना सर, उनसे ये सीख सकते हैं। कभी भी सर ज्यूस लोग क्या करते हैं, गाली नहीं देंगे। वो क्योंकि सर लड़ना जानते थे, वो हिस्ट्री में सर बहुत अच्छा उनका इतिहास इसीलिए रहा है सर, उनकी ग्लोरी इतनी क्यों याद करने वाली है, क्योंकि उनकी ग्लोरी में सर वो चीज है, वो चमक है सर, क्योंकि उन्होंने कभी भी है ना किसी को गाली नहीं दी। जब उनको जो रोमन्स है उन्होंने मारा तब भी उन्होंने उनको गाली नहीं दी। उन्होंने अपने सोच के, अपनी तर्क शक्ति के ऊपर अपने नेशन का डेवलपमेंट किया सर। और ये किसी को गाली नहीं देते और हमेशा लड़ना जानते सर। और जो लड़ना जानता है वो सर मुकाम हासिल करता है और लड़ने वाले का सम्मान करते हैं सर। आज भी हमारे देश में हम, और सर पूरा मुल्क भी सर, हमेशा हमें ना सर लड़ने वाले का सम्मान करना चाहिए। जो लड़ता है ना सर, वो सम्मान का पात्र होता है। और जब सर उसको सम्मान मिलता है, और फिर वो कोई भी हो सकता है सर, फिर वो कोई भी हो सकता है। चाइना भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, भारत भी हो सकता है, यूरोप भी हो सकता है, ब्रिटेन भी हो सकता है, फ्रांस भी हो सकता है, अरब भी हो सकता है, इसराइल भी हो सकता है, पैलेस्टाइन भी हो सकता है, आपका इराक भी हो सकता है, ईरान भी हो सकता है, यूएस भी हो सकता है सर। कोई भी नेशन हो सकता है, अफगानिस्तान, तालिबान, कोई भी हो सकता है सर। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया भी हो सकता है। क्योंकि सर जो लड़ना जानता है, सही दिशा में लड़ना जानता है सर, उसका सम्मान होना बिल्कुल सर, बिल्कुल होना ही चाहिए। क्योंकि सर जीवन तो एक युद्ध ही है ना। आप आए हैं, आकर के चले जाएंगे। इतिहास में केवल योद्धाओं का ही नाम है सर। इतिहास केवल उसी व्यक्ति को याद रखता है जो लड़ना जानता है। परिस्थितियों से लड़ना है सर, आपको आपके सेंसेस से लड़ना है। आपकी सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जो जर्नी है, ये मैं आपको हर पहले डे से बता रहा हूं कि जो आपकी सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी है, इसको तय करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। किससे? अपने सेंसेस से। अपने सेंसेस से लड़ना पड़ेगा, तभी तो आप कॉन्शियसनेस की ओर आगे बढ़ेंगे। तभी तो आप अपने अंदर एक प्रकार का जो कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ा पाएंगे, आत्म जागृति ला पाएंगे। अपने जो सेंसेस है, अपने प्रकार के तमाम प्रकार के जो सेंस है, आपके जो अनुभूतिज है, उसको छोड़ करके, उसको त्याग करके आप एक कॉन्शियसनेस, एक पीसफुल माइंड की ओर, एक पीसफुल जो सोल होती है ना सर, उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। तो सर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और बहुत ज्यादा सोचने और समझने लोग योग्य हो जाएगा। आपका बुद्धि, आपका तर्क शक्ति, आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना अच्छा विकसित हो जाएगा सर कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद क्या होता है सर, इसराइल पैलेस्टाइन डिस्प्यूट में एक बहुत अच्छी अच्छी चीज होती है। इसराइल पैलेस्टाइन जो मिडिल ईस्ट का क्वेश्चन उठता है सर, इसराइल पैलेस्टाइन संबंध में। मिडिल ईस्ट का जो क्वेश्चन उठता है सर, तो मिडिल ईस्ट के अंदर कौन कौन प्रेजेंट था? मिडिल ईस्ट के अंदर कौन कौन प्रेजेंट था? टर्की, सऊदी अरब, तीसरा आपका सीरिया, चौथा जॉर्डन, पांचवा इराक, ईरान, इजिप्ट, यूएई, आपका रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो, ओ यमन, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉन्गो आपका अफ्रीकन नेशन है, तो रिपब्लिकन ऑफ यमन। उसके बाद आपका पैलेस्टाइन, आपका सूडान, आपका ओमान। उसके बाद आपका जो अरबी जो ईरान,
इसके बाद आपका इतने सारे नेशन यहाँ क्या थे प्रेजेंट है। अब सर इन सारे नेशंस के अंदर आप देख रहे होंगे कितने सारे नेशन है। टर्की हो गया, साउथ अरब, सऊदी अरब हो गया, सूडान हो गया, जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, आपका इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, ओमान हो गया, रिपब्लिकन ऑफ यमन हो गया, उसके बाद आपका पैलेस्टाइन हो गया, उसके बाद आपका सीरिया हो गया, सऊदी अरब, उसके बाद आपका सूडान हो गया, सॉरी सूडान हो गया। तो सर इसमें से कुछ प्रमुख चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे आपका टर्की, दूसरा है आपका ईरान। ये नेशंस को आपको याद रखना है सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नेशंस है कि ये सर जो थे ये क्या थे, ये एक अरबी नेशन है, ये एक अरबी नेशन है। जैसे कि सर टर्की, टर्की और ईरान की अगर बात करें तो ये दो सर है, ये जो दो लोग हैं इनको छोड़ करके बाकी सब क्या है सर, बाकी सब जो है जो मुगल जो है ना अरब नेशंस है, बाकी सब अरब नेशन है। जो टर्की और ईरान के अंदर सर फुल तरीके से अरब नेशंस नहीं है, ये इसके अंदर कुछ और भी आबादी है। तो सर ये क्या होता है कि ये जो है ये अरबी नेशन नहीं है, फुल तरीके से अरबी नेशन नहीं है, अरबी नेशंस है पर फुल तरीके से अरबी नेशन नहीं। और जो टर्की और ईरान को छोड़ करके जो बाकी सारी कंट्रीज है, आपका सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, इराक, इजिप्ट, ईरान, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, आपका रिपब्लिकन ऑफ यमन, आपका पैलेस्टाइन और आपका सूडान, ये सारी आपकी अरबीज कंट्री है। अब सर ये सारी अरबीज कंट्री है तो मेजोरिटी पीपल्स ऑफ क्या होगा कि अरब जो मेजोरिटी पीपल्स पॉपुलेशन होंगे या पीपल्स होंगे वो क्या होंगे, अरबी होंगे। यानी यहाँ क्या थी, ये जो कंट्रीज थी ये क्या थी, ये अरबीज नहीं थी, ठीक है। और जो बाकी लोग थे वो पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन थी जो बाकी कंट्रीज की, ये क्या थी, अरबी थी। अब जो मिडिल ईस्ट के बाहर की जो कंट्री है, जैसे ट्यूनिशिया हो गया, आपका अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, ये बाहर के इंपॉर्टेंट कंट्रीज है सर। जो मिडिल ईस्ट के बाहर की, जो मिडिल ईस्ट के बाहर की जो कंट्रीज है, जो ऊपर वाली मैंने आपको कंट्रीज लिखवाई, इन कंट्रीज को छोड़ करके बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, तो उन कंट्रीज के अंदर आप ट्यूनिशिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, आपका मोरक्को हो गया, ये जो कंट्रीज है सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है जो इनसे जो मिडिल ईस्ट से लगी हुई कंट्रीज है, तो इसको भी आप एक सरसरी नजर से देख सकते हैं। इन सारी कंट्री में पैलेस्टाइन भी अरब कंट्री है। अब सर देखिएगा पैलेस्टाइन जो है वो अरब कंट्री है, इन सारी कंट्री में जो पैलेस्टाइन है ये अरब कंट्री है। अब ये अरब कंट्री है और जब यह इजराइल पैदा होता है तो अरबी इसको आहत होगी सर। अगर पैलेस्टाइन अरबी कंट्री है और अगर पैलेस्टाइन के पास अगर इजराइल पैदा होता है तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम्स होगी ना सर, प्रॉब्लम्स होगी कि नहीं होगी, प्रॉब्लम्स होना बिल्कुल सर बेझिझक बेइंतहा मैं बता रहा हूँ सर, होना बिल्कुल जायज है। क्योंकि सर जब आप किसी के घर के अंदर घुस करके उसके बेडरूम में बैठ करके बोलेंगे कि ये बेडरूम तो मेरा है, तो फिर सर उसको तो प्रॉब्लम होना ही है कि भैया तू कैसे, ये तेरा बेडरूम कैसे, हाउ, कैसे। तो सर उससे क्या होगा कि उससे प्रॉब्लम तो होगा, और प्रॉब्लम होगा तो सर क्या होगा कि इस्लाम को दो पिलर्स के ऊपर क्या होगा कि डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी। डिवाइड टू पिलर्स, एक है आपका धर्म, दूसरा है आपका ब्रदरहुड, भाईचारा। तो ब्रदरहुड और भाईचारा सर कैसे कैसे, इसको दो ही चीजों से अलग कर सकते हैं। जो धर्म है सर उसके आधार पे, या तो आप इस्लामिक नेशंस के लिए भी इतने परिपक्व हो ऐसी कई बात कही जाए, या ब्रदरहुड भाईचारा, क्योंकि सर जो मुस्लिम मुस्लिम है वो मुस्लिम मुस्लिम्स की तरफ ही झुकेंगे, नो डाउट जो इजरायली है इजरायली की तरफ ही झुकेंगे सर, ऐसी चीजें थी। क्योंकि सर हमारे अंदर वो भावना है, यानी अनकंडीशनली या अनडाउटफुली, या आप ये कह सकते हैं कि ऑटोमेटेड या पहले से ही इन्वॉल्व है कि हम अपने कैटेगरी के ऊपर झुकते हैं सर, हर कोई झुकता है। ये पता नहीं कैसी तरीके की हमारी विडंबना है पर सर है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ब्रदरहुड है हमारे अंदर, जो भाईचारा है वो सर वो तो है, और धर्म के कॉन्सेप्ट में भी यही है।
कि जो इस्लाम है वो इस्लाम को सपोर्ट करेगा ही करेगा, और इस्लाम अगर इस्लाम को सपोर्ट करेगा और उसके विपक्ष में अगर कोई बंदा जो वो है वो ज्यूज है वो यहूदीज है, तो अगर वो उसका बहिष्कार कर रहा है तो वो भी उसका बहिष्कार करना संभव है सर, संभव है। अब सर क्या होता है, जो इजराइल है, जो इजराइल से जुड़ा हुआ लेबनान, लेबनान से जुड़ा हुआ सीरिया, वो इसराइल से कौन कौन सी कंट्री जुड़ी है सर, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, जॉर्डन के बाद आपका इजिप्ट हो गया, ये सारी कंट्री सर लगी हुई है। और सर ज्यादा कष्ट इन्हें हुआ क्योंकि सर ये चारों जो थे ना सर, ये इमीडिएट पड़ोसी थे। ये जो चारों लोग हैं ना सर, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सर चारों, ये जो चारों है, ये चारों, इनको सर बड़ा ज्यादा कष्ट हुआ क्योंकि सर मेन इनको जो कष्ट का जो प्रॉब्लम होने का जो मेन उद्देश्य था ना सर, इनका जो मोटो था वो मोटो ये हो गया था सर, क्योंकि सर कष्ट इनको इसलिए हो रहा था क्योंकि सर ये जो थे ना, ये इजराइल के सर इमीडिएट पड़ोसी थे, इमीडिएट नेबरहुड थे। और सर जब आप किसी के इमीडिएट यानी पास के लोग होंगे सर, तो फिर आपके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी ना सर, आपके ऊपर तो ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। अगर आपके घर के बाजू में अगर आपका दुश्मन रहता है और आपका घर, मान के चलिए आपका घर उसी दुश्मन के बाजू में, तो सर आपको प्रॉब्लम्स तो होगी ना सर, आए दिन आपके अनबन, आपकी तनातनी बॉर्डर्स के ऊपर बढ़ी रहेगी और बनी रहेगी। तो जो ताकतवर होगा, जो पावरफुल नेशन होगा, वो क्या करेगा, वो अपना प्रभुत्व जमाएगा। प्रभुत्व जमाने से क्या होगा कि प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट नहीं होगी, प्रॉब्लम्स और गहरी होती चली जाएगी। और जो दूर की कंट्रीज थी उसमें कौन था सर, सूडान, सूडान हो गया आपका, इराक हो गया आपका, टर्की हो गया, ये दूर की कंट्रीज थी। इसके बाद आपका सऊदी सऊदी अरब हो गया, ठीक है। हाँ, सऊदी अरब के अंदर जो इसका क्या रहता है, सऊदी अरब के अंदर रहता है जो, इसमें क्या रहता है कि सर ब्रदरहुड का बहुत प्रभाव पड़ता है, सऊदी अरब के अंदर ब्रदरहुड का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आपका ईरान हो गया, रिपब्लिकन ऑफ यमन हो गया, यमन के बाद आपका ओमान हो गया, ये सर सारी कंट्रीज फिर क्या होती है कि पास पास की कंट्रीज होती है। इन चारों के अलावा सर जो इराक होता है, इन चारों के अलावा, इन चारों के अलावा भी जो इराक है, इराक के ऊपर भी सर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसको भी बड़ा कष्ट होता है सर। क्योंकि 1948 में जैसे ही इजराइल पैदा हुआ, इन्होंने सोचा कि इसे यही मार देंगे, ये तो नवजात है, ये तो न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी की तरह, यानी न्यू बॉर्न नेशन है सर ये, और न्यू बॉर्न नेशन को हम तो बहुत जल्दी मार देंगे। पर सर ये इसी चीज में मात खा गए कि उन्होंने ये समझा ये तो न्यू बॉर्न नेशन है, और ये तो अभी महज 5 साल हुआ है, 5 कंट्रीज ने ऐसा सोचा सर। और ऐसा सोचना इनके लिए बड़ा ही हानिकारक हो गया क्योंकि इन्होंने सोचा कि जो इसराइल है ये अभी बना है और ये न्यू बॉर्न कंट्री है, जो न्यू बॉर्न कंट्री है, और ये सोचना इनका बड़ा ही गलत हो गया सर। और गलत साबित भी होगा ये जब 11वीं सदी में गजनी राजवंश की स्थापना हुई और भारत ईरान के बीच में, जो भारत ईरान है उसके बीच में, तब दोनों को कष्ट हुआ सर। भारत और ईरान के बीच में जब युद्ध होता है, जब गजनी राजवंश की स्थापना होती है 11वीं सदी में, 11वीं शताब्दी में, जब 11वीं सदी में जब इसकी स्थापना होती है गजनी राजवंश की, तो क्या होता है सर, भारत और जो ईरान है इन दोनों को कष्ट होता है, दोनों को कष्ट होता है। तब क्या कष्ट होता है, तो क्या होता है कि भारत में जो शाही राजवंश को कष्ट होता है सर इससे। जब राजवंश जो गजनी राजवंश बनता है ना सर, जब गजनी राजवंश बनता है 11वीं सदी में, तब क्या होता है कि जो भारत होता है, भारत और ईरान है ना सर, दोनों को प्रॉब्लम्स होती है सर, दोनों को प्रॉब्लम्स होती है गजनी राजवंश के बनने से। और सर भारत के अंदर जो इस्लामिक जो लोग थे, जो इस्लामिक राजवंश था, जो शाही राजवंश था भारत के अंदर, उसको बड़ा कष्ट होता है सर इसमें कि सर गजनी राजवंश बन गया, अब हमारा यानी पतन पतन जो होता है ना सर, वो निकट आने लगता है चीज। तो इससे एक ही सिद्धांत निकलता है सर कि जब दो राज्यों के बीच एक नया राज्य बनेगा तो वहां दोनों और विस्तार करेगा और दोनों की सीमाओं को भी देगा। अब सर इससे आपको एक थ्योरी मिलती है, इससे आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है, एक चीज मिलती है आपको देखने के लिए कि अगर मान के चलिए, अगर कि किसी भी दो राष्ट्रों के बीच, जैसे ईरान और भारत के बीच एक नया राष्ट्र बीच में बना था, कौन, जो गजनी राजवंश है 11वीं सदी में, उसके बनने से क्या हो गए थे कि ईरान के अंदर भी और भारत के अंदर भी, यानी दोनों के अंदर क्या हो गया था कि टेंशंस डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। जो टेंशन है, जो कष्ट है, वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया था।
जो भारत के अंदर है, जो शाही राजवंश है, उसके अंदर वो टेंशन, वो कष्ट उनको होना स्टार्ट हो गया था। उसी तरीके से क्या हो गया था कि जब इजराइल बना, तो इजराइल के बनने से क्या हो गया कि उसके जो इमीडिएट पड़ोसी है, जो इमीडिएट नेबरहुड से, उनके अंदर भी वो कष्ट होना पैदा हो गया था। उसके जो नेबरहुड, जो स्टेट्स थे, जो नेबरहुड कंट्रीज थे, जैसे आपका सूडान हो गया, सूडान हो गया, आपका ईरान हो गया, ईरान हो गया, उसके बाद आपका सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट हो गया, सॉरी, इराक हो गया, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट हो गया, आपका सूडान हो गया। ये सारी कंट्रीज को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सर ये उसके नेबरहुड से, इमीडिएट नेबरहुड होने के कारण इनको प्रॉब्लम्स होता है। तो सर इसका एक ही सिद्धांत है कि जब दो राज्यों के बीच अगर आप किसी तीसरे राज्य को बिठा देंगे, तो उससे क्या होगा कि उन दोनों राज्य के अंदर कष्ट की भावना, उस कष्ट की भावना या उनके अंदर एक प्रकार का जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जो कंट्री बीच में पैदा हुई है वो ईरान के तरफ भी विस्तार करेगी और वो भारत की तरफ भी विस्तार करेगी। और जिस तरीके से अगर इजराइल उस नेशन, वो नेशन बनता है, तो वो सूडान के तरफ भी अपना विस्तार करेगा, इजिप्ट के तरफ भी विस्तार करेगा, और इधर इराक के तरफ भी विस्तार करेगा, और जो आपके कंट्रीज थे सीरिया के तरफ भी विस्तार करेगा। और दूसरी चीज आपका, सॉरी, सूडान नहीं, जॉर्डन और लेबनान, जो आपका लेबनान की ओर भी विस्तार करेगा, आपका सीरिया की ओर भी विस्तार करेगा, उसके बाद आपका जॉर्डन की तरफ भी विस्तार करेगा, और उसके बाद आपका इजिप्ट की तरफ भी विस्तार करेगा। तो सर वो हर जगह विस्तार करेगा, और जब हर जगह विस्तार करेगा तो इससे आपको जो है ना सर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसलिए जैसे ही गजनी राजवंश पैदा हुआ, पंजाब के जो जयपाल होते हैं, पंजाब के जो जयपाल सिंह जी होते हैं, वो क्या सोचते हैं, जयपाल वंश होता है जो, वो क्या सोचता है कि ये तो अभी अभी बना है, क्यों ना इसको विनाश कर दिया जाए, क्यों ना इसको बनने से पहले ही मार दिया जाए, ये अभी अभी पैदा हुआ है तो क्यों ना इसको अभी खत्म कर दिया जाए। तो गजनी राजवंश को अलाउद्दीन अलाउद्दीन ने पैदा किया, गजनी राजवंश को अलाउद्दीन ने पैदा किया, और उसके बाद उनका क्या हुआ, दास अधिकारी, उसके बाद जो उनके दास अधिकारी थे, उन्होंने उस राजवंश को यानी सुबुदुद्दीन सुबुदुद्दीन ने उनको क्या किया कि उसको आगे बढ़ाया, उस राजवंश को आगे बढ़ाया। और सुबुदुद्दीन उसका बेटा था, सुबुदुद्दीन का बेटा है, क्योंकि मोहम्मद गजनी जो है ना सर, वो सुबुदुद्दीन का बेटा है। यानी जो आपके गजनी वंश की जो स्थापना है, गजनी वंश की स्थापना किसने की, आपके अल्लबतीन अल्लबतीन ने इसकी स्थापना की। और अल्लबतीन के जो दास होते, कौन, सुकुतुद्दीन, वो उनके बेटे सुकुतुद्दीन के बेटे कौन थे, मोहम्मद गजनी। इन्होंने इस राजवंश की स्थापना की। तो जयपाल शाही ने कहा कि इसको तुरंत खत्म कर दो। जो जयपाल शाही है वो बोलते हैं कि इसको, ये जो नेशन बना है, ये जो वंश है, जो राजवंश बना है, जो गजनी राजवंश बना है, इसको तुरंत खत्म कर दो। तुरंत खत्म करने के पीछे यही कारण था कि, और तुरंत खत्म करने के पीछे यही कारण था कि अगर ये नेशन नहीं बना तो ये ना भारत की तरफ विस्तार करेगा, ना ईरान की तरफ विस्तार करेगा। परंतु क्या होता है सर कि अफगानिस्तान में जयपाल शाही को एक बर्फीले तूफान, और सर वो जाता है, उसको मारने के लिए जाता है, उसको खत्म करने के लिए जाता है, परंतु क्या होता है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर जो जयपाल शाही है, वो क्या होता है कि उसके अंदर फंस जाते हैं, किसके, बर्फीले तूफान के अंदर फंस जाते हैं। और बर्फीले तूफान के अंदर फंसने की वजह से उनकी क्या होती है कि मृत्यु हो जाएगी, अकाल मृत्यु हो जाती है। और उन्हें क्या होता है, और फिर क्या होता है सर कि वो उस तूफान में फंस जाने की वजह से उनको क्या होता है, मृत्यु तो नहीं होती, परंतु उनको सामना करना पड़ता है इसका, हार का। उस बर्फीले तूफान की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। और जो हाल जयपाल शाही का हुआ सर, वो बल, वही हाल सर आपका इसराइल का, वही इसराइल के जो चारों नेशंस है ना सर, जो इसराइल के जो इमीडिएट पड़ोसी है उनका भी यही हाल होता है सर। और यही था सर फर्स्ट इसराइल अरब वॉर 1948। यानी 1948 का जो अरब इसराइल वॉर था सर, जो मैंने आपको पीछे ये जो कहानी बताई पूरी, ये फर्स्ट इसराइल वॉर जो था सर, ये इसी के ऊपर पूरा डिपेंड था। ये जो 1948 का जो मैंने वॉर बताया आपको, ये जो वॉर है आपका 1948 का वॉर, फर्स्ट इसराइल पैलेस्टाइन वॉर, सर ये यही था।
तो मुझे लगता है कि आज मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई, बता करके समझा और समझा करके मैंने आपको ये चीज जरूर आपके जहन में डाल दी कि आपके अगर आपके दो घरों के बीच में दो घरों के बीच में अगर मैं तीसरे घर को बिठा दूं, तो उससे क्या होगा कि वो घर क्या करेगा कि वो राइट साइड भी विस्तार करेगा और लेफ्ट साइड भी विस्तार करेगा। और इससे क्या होगा कि इससे दोनों घरों को प्रॉब्लम्स होगी, और दोनों घरों को प्रॉब्लम्स होने से काफी सारी टेंशन्स बनी रहेगी। तो ये सर एक फॉर्मूला था, और मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें पसंद आई होगी, और इसके बाद हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को और आगे अपनी इस सीरीज को ले जाएंगे और देखेंगे सर क्या होता है आगे। कल मैं आपको नासिर की कहानी सुनाऊंगा कि नासिर जो था ये 1956 में जो नासिर लीडर बनना चाहता था, अरबी वर्ल्ड का जो लीडर बनना चाहता था, वो किस तरीके से लीडर बनता है और वो किस तरीके, और ये बड़ा ही सर देखने लायक भी होगा आपके लिए, क्योंकि सर बहुत समझने और बहुत समझ करके चिंतन करने वाली बात है। ठीक है सर, तो विदा लेना चाहूंगा मैं आप सभी लोगों से, और धन्यवाद सर आपके इस सहयोग के लिए। आपके रोज आप जो आते हैं सर लेक्चर को देखते हैं और देख करके लाइक भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं कभी कभी, और सर मैक्सिमम आप शेयर किया कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक अगर सेशन जाता है तो सर ऐसा होता है कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट्स होता है। तो सर सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट कंट्रीब्यूशन। तो सर मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, 2 मिनट्स कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है।